दोस्तों क्लासेस शुरू करने से पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं एसटी ट्रेनिंग के अंतर्गत प्लांट ऑपरेटर का जो एग्जाम होता है ना उसके एडवांस टेस्ट के एग्जाम पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि जो आपका एडवांस टेस्ट होता है यानी कि स्टेज 2 होता है ये आपका मेरिट डिसाइडर होता है। इसी के बेस पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है। आप यहाँ पे जितने भी मार्क्स लेके आते हैं ना इसी के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे जान लेते हैं कि एडवांस टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि एडवांस टेस्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। आपको इतना पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन 50 क्वेश्चन पे पहले 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। तो इतना आपको क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं। तो आप सभी लोग को क्या पता चल रहा होगा कि यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 नंबर दिया जाता है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत कर देते हैं तब आपके यहाँ पे 1 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप सभी लोग को एग्जाम पैटर्न अच्छी तरह समझ आ गए ना। अब दोस्तों सीधे अपन मुद्दे पे आते हैं और डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप सब लोग पढ़ लिए ना। दोस्तों आप बचपन से एक चीज पढ़ते आए होंगे कि ठीक है, एक को अपन लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक को अपन लॉग लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लॉग 10 और यहाँ पे 10 इस तरह से लिख सकते हैं ना। आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, यही फॉर्मूले को बस यहाँ पे यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख देता हूँ सबसे पहले। लॉग 10 एक्स माइनस 10 और यहाँ पे एक की जगह अपने को क्या लिखना है, एक की जगह अपने को ये लिख देना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक को अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 अपॉन 10, ये इस तरह अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों log 10 और log 10 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, x माइनस 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। बहुत सिंपल था। होपफुली आप सभी लोग समझ आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों ये वीडियो में जो आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्लास आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा अपने साथ एक रफ से जरूर लेके बैठिएगा, ठीक है। आप भी सॉल्व करते चलिए, मैं भी सॉल्व करते चलिए हूँ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पे डाउट रहता है तभी आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा, ठीक है। आप इससे आपकी टाइमिंग बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्लस ही है, एक सेकंड। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह लिख देता हूँ, 1 प्लस आई अपान 1 1 माइनस आई, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर है। इस तरह से क्वेश्चन है ना, इसकी अपने को वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आपने एक चीज तो सुना होगा, किसी भी संख्या पे आप एक को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक को भाग भी दे सकते हैं, जोड़ घटा भी कुछ कर सकते हैं। उसी संख्या को जोड़ना है, उसी संख्या को घटाना है, उसी संख्या से भाग लगा देना है, बस इतना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे 1 माइनस आई है तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों 1 प्लस आई और यहाँ पे 1 प्लस आई, इनका अंश और हर पे गुणा करा देते हैं, ठीक है। इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ पे एक ही आ जाएगा ना कट पीट के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस आप सभी लोग ध्यान से देखते चलिएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, 1 प्लस आई का अंश और हर पे गुणा करा दी, ठीक है। इतना आप सभी लोग को समझा ना। इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ऊपर पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग ये मत भूलिएगा, यहाँ पे स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, ये वाला स्क्वायर पहले से दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 1 प्लस आई मल्टीप्लाई करा है, तब यहाँ पे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर आया है, तो आप ये वाले स्क्वायर को भूल मत जाना, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका आपको प्रसार कर देना है, ठीक है। तो मैं इसका सीधा प्रसार कर रहा हूँ। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इसका अपन प्रसार करेंगे, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही लगा देना है। मैंने आपको ये भी बता दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आई स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आई, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 1 और यहाँ पे आई स्क्वायर बराबर कितना होता है, -1 होता है। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। सीधा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कौन छोटी छोटी बात को लिखे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इसका स्क्वायर तो रहेगा ही,
इसका स्क्वायर इस तरह से रहेगा, ठीक है? पूरे का स्क्वायर इस तरह से रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आई स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, तो ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2i है और यहाँ पे 2 है, ठीक है? तो ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? i आ जाएगा, ठीक है? i आएगा ना? यहाँ पे इस तरह लिख दिया, तो यहाँ पे आखिरी पे क्या आएगा? आई स्क्वायर आ जाएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, ठीक है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। आप सभी लोग को समझ आया ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है? दोस्तों यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लेके आपको बता रहा हूँ, जब आप इसे अपने कापी पे लिख के सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना? अब दोस्तों आपको क्या करना है, बिंदु एम और एन के बीच की दूरी को अपने को फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग ने 11th-12th 8th-9th में भी पढ़ा होगा, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो एक फ़ॉर्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जब भी आप दूरी निकालते हैं ना 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो क्या होता है, एक फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला कौन-सा होता है? बहुत ईज़ी है। यहाँ पे फ़ॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? इसी फ़ॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब आप सभी लोग पूछेंगे दोस्तों, यहाँ पे x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है? तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो m लिखा है, अपन m को ही मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, ठीक है? और n पे यहाँ पे जो लिखा है -10 को मान लेते हैं अपन x2 और 8 को अपन मान लेते हैं y2। बस आपका आंसर आ चुका है। अब अपने को क्या करना है, m और n के बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? फॉर्मूला क्या था? x2 - x1। तो x2 यहाँ पे कितना है? 3 है और x1 कितना है? 4 है। यहाँ पे माइनस था, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको क्लियर कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, y2 - y1। y2 कितना है दोस्तों? यहाँ पे 8 है और यहाँ पे y1 कितना है? 5 है। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, इसका स्क्वायर करा दीजिए, बस आपका आंसर आ चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे कितना है? -3 -4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। -7 का अपने को स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे कितना है? 8 -5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। 3 को आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है? तो ये करना है ना, आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 49 और 9 को अपन जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 58 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना? इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना? कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोग कर ही सकते थे इतना। दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन को कितनी डिटेल पे बता रहा हूँ, ठीक है? आप अब अदर किसी भी टीचर वगैरह से देखेंगे तो इतने डिटेल पे ऑपरेटर वगैरह एग्जाम की तैयारी वगैरह वो नहीं कराते हैं। तो ठीक है, तो आप मेरी मेहनत को सक्सेस करने के लिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोग का ही चैनल है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, इस जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस अवकल समीकरण के अपने को कोटि और अपने को घात निकालना है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों जब भी अपने को कोटि डिसाइड करना होता है ना, तो यहाँ पे जो dy अपन dx है, इस पे जो पावर वगैरह दी रहती है इस टाइप से, इससे अपनी को कोटि डिसाइड हो जाती है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे इसकी कोटि कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यदि यहाँ पे 3 लिखा रहता है, तो इसकी कोटि 3 आ जाती है। और पावर कैसे डिसाइड करते हैं दोस्तों? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y/dx लिखा है, ठीक है? इसकी कोई पावर है नहीं, सिंगल पावर है। तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के पैटर्न को आप सब लोग समझ लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे एक ना एक पूछे ही जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे sin 30 लिखा है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप मुझे ये बताइए? तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यही होती है ना? और यहाँ पे प्लस लिखा तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? बताइए दोस्तों, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यही होती है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, ठीक है? यहाँ पे मैंने कोष्टक भी लगा दिया, दिक्कत ना हो। यहाँ पे माइनस है, ध्यान से देखते चलिएगा। और यहाँ पे cos 60 है, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। अब दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, जैसे ही अपन यहाँ पे कोष्टक में मतलब माइनस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये सब कट जाएँगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ। 1/2, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे -3/3 √2 और यहाँ पे -1/2। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 0 आ गया। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर। आप सभी लोग को समझ आ गया ना? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये वाला ये समीकरण दिया है, तो आपने एक समीकरण को ज़रूर पढ़ा होगा, फॉर्मूला ही है एक तरह से।
y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है mx प्लस c। आप सभी लोग लिख भी सकते हैं, y बराबर mx प्लस c होते हैं। ठीक है, यदि अपने को इसका झुकाव निकालना पड़ता है या फिर इसकी प्रवणता निकालना पड़ता है तो प्रवणता को अपन किससे दर्शाते हैं, m से दर्शाते हैं। तो m बराबर क्या होता है दोस्तों, इस इक्वेशन का प्रवणता क्या होती है, tan थीटा होती है। ठीक है, तो बस यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करते हैं, जो y है ना, y के यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस थ्री बराबर y। और y को आपने फिर से इस तरह लिख दिए, x प्लस थ्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आ गया ना। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला जो समीकरण है और ये वाला जो समीकरण है, इनसे आपको तुलना कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे m की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, एक आ जाएगा। ठीक है, m की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, और m बराबर क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, टेन थीटा लिख देना है और यहाँ पे एक तो लिखा ही है। तो टेन थीटा बराबर एक लिखा है तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी दोस्तों, 45 डिग्री। यानी कि टेन 45 हमेशा कितना होता है, एक होता है। तो आप सभी लोग को समझ आ गया, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी लोग को समझ आ गया ना। ठीक है ना। अब दोस्तों आप सीधे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, आप सभी लोग बस ध्यान से देखिएगा। दोस्तों थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी लगेगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने बहुलक का ये वाले फॉर्मूला पढ़ा है, बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों, तीन इंटू मध्यिका, तीन इंटू मध्यिका माइनस दो इंटू माध्य। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे यहाँ पे माध्य है ना, अपन यहाँ पे माध्य लेते हैं, यहाँ पे माध्य को मान लेते हैं, माध्य को मान लेते हैं यहाँ पे 2x है और मध्य का यहाँ पे कितनी है, मध्यक यहाँ पे लिखा है, मध्यक और मध्य का एक ही हुई तो इसे मान लेते हैं दोस्तों 3x। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले पे इसको रख देना है। तो यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, मध्य का यहाँ पे कितने है दोस्तों, 3x है तो मैंने यहाँ पे 3x लिख दिया। यहाँ पे 2 है और माध्य कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2x है। बस आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 9x है और यहाँ पे कितना है, 4x है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5x। यानी कि आपको जो बहुलक आया है ना, बहुलक कितना आया है, 5x आया हुआ है। अब क्वेश्चन पे क्या बोला दोस्तों, बहुलक पूछा नहीं है, क्वेश्चन पे बोला है बहुलक और माध्य का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे बहुलक कितना आया था, 5x आया था और यहाँ पे माध्य कितना है दोस्तों, माध्य यहाँ पे 2x है। इनके बीच का अपने को अनुपात निकालना है, तो x से x ये कट जाएगा तो 5:2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 5:2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग समझ आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर को आपको बताने के लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सभी लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोले दोस्तों, असमरूप पुस्तकों में से 4 पुस्तकों के चयन के तरीकों की संख्या कितनी होगी, अपने को ये बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला दोस्तों, समरूप में से 4 पुस्तकों को चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे समरूप वाली बात कर दी है ना, में से जब 4 को आप अलग करेंगे तो एक ही जैसा दिखेगी ना, तो यहाँ पे एक ही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप किन 4 पुस्तक को उठा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो पुस्तक है ना एक ही जैसी है। या फिर दोस्तों यहाँ पे ऐसा होता, जब यहाँ पे समरूप न लिखा रहता, 4 भिन्न भिन्न पुस्तक लिखे रहते, तब इसका आंसर बदल लेता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समरूप है ना, समरूप यहाँ पे एक ही आएगा। ठीक है, आप सभी लोग समझे ना। यदि यहाँ पे समरूप न लिखा रहता, विभिन्न लिख देता, यानी कि अलग अलग पुस्तकों में से 4 पुस्तकों के चयन करके देखा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समरूप की बात की गई है, समरूप मतलब क्या हुआ, एक जैसा हुआ। ठीक है, जैसे आपके पास 6 किताबें इस तरीके एक जैसी है, यहाँ पे मैंने 6 किताब बना दिया। अब इनमें से आप 4 पुस्तक, कोई भी 4 पुस्तक को चुनेंगे, आप इन्हें भी चुन सकते हैं, आप इन्हें भी चुन सकते हैं, आप इन्हें भी चुन सकते हैं। तो एक ही जैसी किताब हुई ना, तो इसमें कोई चयन कर ही नहीं सकते आप, तो एक ही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। आप सब लोग समझ गए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी डाउट हो तो खुद से पूछ सकते हैं आप मेरे को। दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हैं। अपने को क्या करना है दोस्तों, 6 से लेकर 40 तक के बीच में इनका अपने को योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब भी अपने को इसका योग ज्ञात करना है, यानी कि अपने को सम यहाँ पे ज्ञात करना है, तो अपन कैसे करेंगे दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो अपने को पदों की संख्या याद करना पड़ेगा, यानी कि अपने को n की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो यहाँ पे अंतिम संख्या है और यहाँ पे जो पहली संख्या है, इनको आपस में घटा के एक को जोड़ देते हैं। इसी तरह के पदों की संख्या निकालते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे 40 है, 40 में मैंने यहाँ पे 6 को घटा दिया, इसमें 2 का भाग दे दिया और यहाँ पे मैंने 1 जोड़ दिया। ठीक है, तो इससे अपने को पदों की संख्या को निकाल सकते हैं। n बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा,
यहाँ पे 40 में से यदि अपन 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, 34 पे अपन 2 का भाग लगा देंगे और यहाँ पे 1 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 17 आ जाएगा, 17 प्लस 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 18 है। तो दोस्तों यहाँ पे पदों की संख्या कितनी आ गई, n बराबर 18, यानी कि यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, इतना आप सभी लोग समझ आ गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है, अपने को यहाँ पे क्या करना है, योग निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। अब आप सभी लोग पूछेंगे दोस्तों यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है और यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो पहला टर्म है ना वही ए की वैल्यू है, कितने हैं यहाँ दोस्तों, यहाँ पे 6 है। इसी तरह से दोस्तों आप सभी लोग पूछेंगे एल बराबर क्या हुआ, तो एल बराबर क्या हुआ दोस्तों, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद यहाँ पे कितना है, 40 है। तो बस आपका आंसर आ चुका है, इसे अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 लिखा है, तो n की जगह अपने को क्या करना है, 18 यहाँ पे अपने को लिखना है, लिख दिया। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है, और एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 40 है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे इसका गुणा करा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा, 18 पे मैंने 2 का भाग लगा दिया तो 9 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 414। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक अति परिवलय दिया है, अपने को यहाँ पे क्या करना है, इसके रेक्टम की लंबाई को निकालना है। ठीक है, तो रेक्टम की लंबाई क्या होती है दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ। रेक्टम की लंबाई यानी कि लंब की लंबाई वही हुआ, तो इसकी लंबाई होती है 2b² a होता है अति परिवलय पे। अब दोस्तों आप सब लोग पूछेंगे कि अति परिवलय होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे अति परिवलय का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अति परिवलय यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यानी कि हाइपरबोला वही हुआ, यहाँ पे मैं हिंदी टर्म यूज कर रहा हूँ। तो अतिपरवलय का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों अतिपरवलय का फॉर्मूला क्या होता है, x² / a² प्लस, यहाँ पे माइनस रहेगा, y² / b² बराबर 1 होता है, ये होता है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो समीकरण है इस वाले समीकरण से अपने को यहाँ पे तुलना कर देना है। तो a² बराबर यहाँ पे कितना है, 100 है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसी तरह से b² कितना है दोस्तों, यहाँ पे 75 है। ठीक है, तो इसे इसी तरह से लिखे जाएंगे। अपने को क्या करना है, अब यहाँ पे इसकी रेक्टम की लंबाई निकालना है, यानी कि यहाँ पे रेक्टम की लंबाई यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, इस अति परिवलय की रेक्टम की लंबाई रहेगी दोस्तों 2b² / a होगी। ठीक है, यानी कि अपने को क्या करना है, इस फॉर्मूले पे इनके वैल्यू को पुट कर देना है। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 b² यहाँ पे कितना है, 75 है, a कितने यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे 10 है। ठीक है, यहाँ पे कितना 150 आ जाएगा और यहाँ पे 10 है। ठीक है, 0 से 0 ये कट गए, यानी कि रेक्टम की लंबाई यहाँ पे कितनी 15 आ गई। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, और कुछ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे एक साइड दी गई है, इस साइड का अपने को मान निकालना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सीधे अपने को यहाँ पे सॉल्व कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 2 - 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्रिया गुणा ही करा देना है, यानी कि 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 × 2 और यहाँ पे माइनस रहेगा दोस्तों, आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे कितना देगा, 4 × -1 और यहाँ पे मैंने साइन टिक लगा दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 - 1 बराबर -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है आप इस तरह से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधे मुद्दे पे आता हूँ, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मैंने x लिख दिया, यहाँ पे dx लिख दिया। ठीक है, एक 2 स्टेप यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह की साइटेशन है। यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे cos x है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं ना, दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कितना है, e की पावर x dx है। ठीक है, तो e की पावर x dx का एक मतलब इंटीग्रेशन ex ही होगा। ठीक है, और दोस्तों जब भी अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो इनके साथ एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, c जुड़ जाता है। ठीक है, तो इतना आप सभी को याद रखना है। यदि आप यहाँ पे c नहीं जोड़ते हैं ना, इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपका आंसर तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 है और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, x⁻2/2 आ जाएगा। तो 2 और 2 ये कट जाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे -3 है और यहाँ पे cos x है। cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, इसका आंसर क्या आ रहा है, x²
और यहाँ पे -3 sin x और यहाँ पे EX प्लस C, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे? आप सब लोग देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सब लोग यहाँ पे इसे सी को लिखना ही पड़ेगा। एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन पे हमेशा जुड़ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। आपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, 2/5 का 15/16 ये लिखा है, तो यहाँ पे हम सीधे लिख देते हैं 2/5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा कराना। तो यहाँ पे 15/16 ये आ गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे भाग का चिन्ह है ना, तो भाग के चिन्ह को अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई पे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 8/3 इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पे आंसर इसका निकाल लेना है। तो 3×5 = 15 हो गया। ठीक है, 5 से 5 ये कट गया, 2×8 = 16 हो गया, और 8×8 ये कट गया। यानी कि यहाँ पे आखिरी पे क्या बच रहा है, एक बच रहा है। और यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे 7 है। तो 7 और आप एक मिलके यहाँ 7 और एक मिलके यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 8। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या रहेगा, 8 रहेगा। आप सभी लोग देखें ना, इजी क्वेश्चन था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 5 अनुपात n, इनकी वैल्यू कितनी है, 5 अनुपात 4 है। तो अपन क्या मान लेते हैं दोस्तों, m की वैल्यू को अपन मान लेते हैं दोस्तों 5x, और n की वैल्यू को मान लेते हैं 4x। ठीक है, इतना आप सब लोग को समझ आया ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सीधा आपने n मान लिया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, m का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर, सॉरी एक सेकंड। तो यहाँ पे, तो दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एम स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे एन स्क्वायर लिखा है। तो अपन 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये स्क्वायर आ जाएगा 25x² यही आएगा ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 16x² यही आएगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25x² माइनस 16x²। अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को तो ये निकालना है, m² प्लस n² बटे m² माइनस n² ये निकालना है। ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 25 और 16 को अपन जब जोड़ेंगे तो 41x² आ जाएगा, और 25 में से 16x माइनस 16x को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 41/9 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था, आप सभी लोग कर सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसी संख्या के 45% में से 30 घटाने पर 150 प्राप्त होता है, तो संख्या के मान अपने को ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं दोस्तों वह संख्या कितनी है, x है। ठीक है, x का अपने को क्या निकालना है, 45% निकालना है। तो हमने हम लिख दिया 45/100। कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अपने को क्या कम करना है, 30 अपने को कम करना है, तो यहाँ पे कितना प्राप्त होता है, 150। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सीधा आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे x इंटू 45/100, और यहाँ पे जो यहाँ पे -30 है, -30 यहाँ तरफ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। यहाँ पे 50 है और यहाँ पे -30 है, तो 30 यहाँ तरफ जाएगा तो 30 150 के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 180 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर देना है, 45 से कम 45 और 4 बारी पे 180 कट जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी दोस्तों, 400 आ जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन था, आप सभी लोग कर ही सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पे 7:5 अनुपात है, तो यहाँ पे लाभ हानि के गणना अपने को करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे विक्रय मूल्य है 7, और क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 5 है। यही हुआ ना दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब जिससे आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य मतलब जिसे आप किसी वस्तु को बेचते हैं। तो 5 रुपए के सामान को आप 7 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे फायदा कितने का हुआ, 2 का फायदा हुआ। और दोस्तों आपको ये तो पता होगा, लाभ और हानि के गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 5 है। अब अपने को क्या करना है, प्रतिशत निकालना है, तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2/5 है, तो 100 पे अपन 5 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि 40% यहाँ पे इसका लाभ रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो किसी घटना की प्रायिकता दोस्तों माइनस के कभी नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, पूर्णांक होगा या फिर प्रतिशत पे होगा। ठीक है, इस तरह हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे माइनस पे कभी नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज आई है, इस सीरीज पे अगला संख्या क्या आएगी अपने को ये बताना है।
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 63 है, यानी कि यहाँ पे 7 की कमी हो रही है। फिर से यहाँ पे दोस्तों 7 की कमी हो रही है, यानी कि 7-7 यहाँ पे कम हो रहा है। तो 28 में भी अपन -7 को कम कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। समझ आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, ऋषभ 10 वर्ष की आयु पे एक लड़का है। ऋषभ क्या है दोस्तों, 10, ऋषभ की आयु कितनी है, 10 वर्ष, इतना आप सब समझिए। यदि उसकी माँ उससे 20 वर्ष बड़ी हो, उस और उसके पिता 6 वर्ष से छोटी हो, तो उसके पिता की आयु कितनी होगी, अपने को ये बताना है। तो यहाँ पे ऋषभ की आयु कितनी है दोस्तों, यहाँ पे ऋषभ की आयु 10 वर्ष है। तो ऋषभ की मम्मी की आयु कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऋषभ की माँ की आयु कितनी होगी दोस्तों, आप बताइए। 10 वर्ष तो ऋषभ का ही है, और उससे ऋषभ की कितनी बड़ी है दोस्तों, 20 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पे कितने आ जाएगा दोस्तों, ऋषभ की मम्मी की आयु आ गई 30 वर्ष। ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, ऋषभ के पापा की अपने को उम्र ज्ञात करना है। ऋषभ के पापा की उम्र, यह कि अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ऋषभ की मम्मी की आयु कितनी है, 30 है, और उसके पापा मतलब उसकी मम्मी से कितने बड़े हैं, 6 साल बड़े हैं। तो यहाँ पे 6 यहाँ और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 36 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सब लोग समझ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। अपने को इसकी दिक्वजह अपने को ज्ञात करना है। ठीक है। दिक्वजह आप मान लेते हैं दोस्तों, इनकी दिक्वजह कितनी है, ए बी सी है। तो अपने को ए निकालना है, तो ए निकालने की तो दोस्तों यहाँ पे आई है, तो आई आई की वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगी, इनका स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पे एक का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से यहाँ पे एक का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1/√3 इस तरह से रहेगा। ए की वैल्यू यही रहेगी, बी की वैल्यू भी सेम यही रहेगी, सी की वैल्यू भी सेम इसी तरह रहेगी। ठीक है। 1/√3 यही रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। यदि यहाँ पे 2 लिखा रहता तो यहाँ पे 2 आ जाता, 3 यहाँ पे लिखा रहता तो 3 आ जाता। ठीक है। जो मतलब इनके मल्टीप्लाई होता है, वही यहाँ पे नंबर लिख दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या तो लिखे नहीं गई है, जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो उसी हिसाब से इनकी डिक्वेजन निकाली जाती है। तो इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हो दोस्तों, यदि अम्ल की क्रिया जिंक से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। यहाँ पे अम्ल है, अम्ल की क्रिया जिंक से कराई जाती है। जैसे यहाँ दोस्तों हमने यहाँ पे जिंक लिख दिया, और अम्ल यहाँ पे मान लेते हैं SO4। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा ZnSO4, ये आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा ना, हाइड्रोजन। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। तो क्लोरोफिल द्वारा दोस्तों हरा रंग अवशोषित नहीं किया जा सकते हैं, और यही कारण है दोस्तों, जो पौधे होते हैं ना हरे होते हैं, क्योंकि दोस्तों पौधे द्वारा हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। क्वेश्चन के सिंपल वे पे यही पूछा गया है, जब आपको सांप काट लेता है तो सांप काटने से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा, यानी कि नर्वस सिस्टम ये पे अटैक करता है सांप। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का यूज किया जाता है दोस्तों, शैवाल को नियंत्रित करने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपके आस-पास जो भी तालाब वगैरह हो, आप वहाँ पे थोड़ा-सा कॉपर सल्फेट डाल देंगे, तो उसके आस-पास फिर काई वगैरह कुछ नहीं लगेगी, शैवाल वगैरह कुछ नहीं लगेगी। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना होता है, अपने को ये बताना है। तो दोस्तों एक सुपर कंडक्टर द्वारा उच्चतम तापमान कितना होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो दोस्तों हमेशा 130 से लेके 140 के बीच में होते हैं। ठीक है। 138 भी हो सकता है, 133 भी हो सकता है, केल्विन की बात कर रहा हूँ मैं। 130 केल्विन से 140 केल्विन के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 138 दिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल एक तरह का दोस्तों चक्रीय संसाधन है। ठीक है। जल का अपन बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि वर्षा का पानी मतलब कहाँ पे गया, नदी पे गया, नदी का पानी समुद्र पे गया। इस तरह से दोस्तों एक चक्रीय प्रक्रम चलता रहता है। धीरे धीरे बाष्प बना, बाष्प से बादल पे गए, फिर से बारिश हो गई। इस तरह से एक चक्रीय संसाधन है। तो आप सभी लोग समझे ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B5 का को क्या कहा जाता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होगा, अपने को ये बताना है। तो विटामिन B5 मतलब पेंटाटोनिक एसिड।
ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शून्यक में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो शून्यक में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। शून्यक मतलब वैक्यूम हुआ, यानी वैक्यूम में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि प्रकाश की निर्वात में गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इतनी ही होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी में तैर रही है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा दोस्तों? वह वस्तु डूब जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा था, आप सब लोग कर ही सकते हैं। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? 0.1 से लेके 1.5% के बीच में होता है। यहाँ पे आप 2% तक मान सकते हैं। जो स्टील होता है ना, स्टील पे 2% तक कार्बन होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी और डीसी। एसी मतलब क्या हुआ दोस्तों? अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट हो गया, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट हो गया। ये किसके रूप हैं? तो धारा के प्रवाह के रूप है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होते हैं? तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होते हैं दोस्तों? 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम पे कई बार पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका वेल मेटल होता है, इसमें कॉपर के साथ क्या शामिल होता है? तो वेल मेटल मतलब क्या हुआ दोस्तों? कॉपर, और यहाँ पे टिन हुआ, यानी कि एसएन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कॉपर और टिन मिलके घंटा धातु बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी स्कैन में किसका यूज किया जाता है? तो सिटी स्कैन जो होता है ना दोस्तों, इसमें अपन किसका यूज करते हैं? एक्सरेज का यूज करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सिटी स्कैन पे अपन किसका यूज करते हैं दोस्तों? एक्सरेज का यूज करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? आपने को ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम पे मोस्टली बहुत बारी पूछा गया है। तो 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है दोस्तों? 3 × 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग इसे याद कर सकते हैं, इसमें कुछ समझाने की बात है नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध कैसा होता है? आप सभी लोग बताइए दोस्तों। जो चालक धातु होती है, उस पे उनका प्रतिरोध किसके बराबर होता है? तो उनकी जो लंबाई होती है उनके समानुपाती होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करते हैं। बस आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों। इनको उस क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला वगैरह याद होना चाहिए। तो आप सभी लोग फॉर्मूले वगैरह को अपनी एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर ऊर्जा की गणना अपने को करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? ऊर्जा की गणना करना है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अपने को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों? m की वैल्यू यहाँ पे है 10 किलोग्राम, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 10। और यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। और एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों? 6 मीटर। तो बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 588, जो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे अपने को क्या निकालना है? समय को अपने को निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोला है? समय अपने को निकालना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? आप मुझे ये बताइए। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, यही होता ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही लिखना। अब यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दूरी कितनी दी गई है? 7 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, तो 7 किलोमीटर यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे गति कितनी है दोस्तों? यानी कि चाल कितनी है? 700 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों आप सभी लोग के यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे मीटर पे है, तो इसको अपने को एक चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप चाहे तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो 7 किलोमीटर है, इसे अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7 किलोमीटर बराबर 7000 मीटर, और यहाँ पे 700 तो पहले से लिखा है। तो बस आपको इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 सेकंड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग को समझ आए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, यूनिट की गणना को करना है। तो दोस्तों जब भी यूनिट वाले सवाल आते हैं, यूनिट की गणना पूछी जाती है, तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपने को क्या करना है, वाट यहाँ पे लिखना है। इसके बाद कितने घंटे यूज किए गए हैं उसे ये लिखना है। इसके बाद अपने को यहाँ पे दिन लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे अपने को क्या करना है, 1000 का भाग लगा देना है, बस आपकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, ऊर्जा की गणना करना है, यानी कि कितनी यूनिट यूज हुई है अपने को यही निकालना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कितने कितने वाट है, एक 100 वाट है, तो मैंने यहाँ पे 100 वाट लिख दिया। घंटे कितने हैं दोस्तों, 5 घंटे हैं, और यहाँ पे दिन कितना है, 3 दिन है। और अपने को क्या करना है, 1000 से भाग लगा देना। तो बस आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से देखना है, आपका आंसर आ चुका है। कितना आंसर आ गया दोस्तों, आप सब लोग बताइए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 को 5, 5 से 2 10, ठीक है। और 3 पे आप 2 का भाग लगा देंगे तो 1.5 यूनिट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन से है। यहाँ पे कुचालक वाली बात की है ना, तो कुचालक क्या है दोस्तों, यहाँ पे कांच सबसे बढ़िया कुचालक है। क्योंकि दोस्तों ये धातु वगैरह कुछ थोड़ी ना है, कांच यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आंसर की भी थोड़ा सा गलत हो सकते हैं, तो आप सब लोग सुधार लीजिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कुचालक की बात की है, तो कुचालक यहाँ पे 4 ऑप्शन पे सबसे करेक्ट यहाँ पे आंसर रहेगा कांच। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्म वह पदार्थ है जो क्या करते हैं। तो भस्म का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं भस्म कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन है आपके एग्जाम पे बहुत बार पूछा जा चुका है। आप सब लोग पिछले साल वाले पेपर को देखेंगे तो वो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। कभी भस्म के बारे में पूछेगा, कभी क्षारक के बारे में पूछेगा, कभी अम्ल के बारे में पूछेगा, तो आप सभी लोग इस तरह के क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है। अब यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, इनमें से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, CCl4। CCl4 पे दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड पे सहसंयोजी बंध पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टॉस किससे बने होते हैं। तो जो एस्बेस्टॉस होता है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चींटी काटती है तो हमारे शरीर पे क्या छोड़ती है। तो दोस्तों जब चींटी हमारे हमको काटती है ना, तो हमारे शरीर पे क्या छोड़ देती है, फार्मिक एसिड छोड़ देती है। फार्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, HCOOH। ये होता है फार्मिक एसिड का फॉर्मूला। यानी कि जो चींटी होता है ना, चींटी के टंग पे फार्मिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण हमें जलन होती है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्रोपेन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। तो क्लोरोप्रोपेन मतलब हुआ क्या दोस्तों, C3H7HN, यही हुआ ना, यही हुआ ना क्लोरोप्रोपेन, यही हुआ। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु है दोस्तों, 7 हैं, तो 7। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिल हैलाइड यौगिक का प्रीफिक्स क्या है, अपने को ये बताना है। यहाँ पे क्या अपने को बताना है दोस्तों, प्रीफिक्स क्या है एसिल हैलाइड का। सबसे पहले तो आप मुझे IUPAC का फुल फॉर्म बताइएगा, कभी कभी एग्जाम पे पूछ लिया जाता है। तो एसिल हैलाइड का यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होगा दोस्तों, बताइए। हेलो कार्बोनिल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। आप सब लोग याद कर लीजिएगा, आपकी 11th वाली बुक पे IUPAC नाम नोमेनक्लेचर वाला एक मतलब पेज होगा, तो आप सब लोग उसे देख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा वहाँ पे सारी चीजें वहाँ पे बताई गई हैं, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछा जाता है वहाँ से, ठीक है। 11th वाले बुक पे आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन टू ऑल क्या है। तो ब्यूटेन टू ऑल को है दोस्तों एक द्वितीयक अल्कोहल। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ब्यूटेन टू ऑल क्या है दोस्तों, एक सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सोरा क्या है दोस्तों, सोरा मतलब हो दोस्तों पोटेशियम नाइट्राइड, यानी कि KNO3, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो होपफुली दोस्तों इस मॉडल पेपर में मैंने आपको 50 क्वेश्चन जो समझाए हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में जो भी डाउट हो ना, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आप सभी लोग का ही चैनल है और आप सभी लोग को ही मिलकर आगे बढ़ाना है, ठीक है। दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत, ठीक है। आप सभी लोग मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सभी पे फॉलो कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो, ठीक है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूं, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।